हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनबीए एजुकेशन पे। पेश है आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का एक नया प्रैक्टिस सेट। और ये आपकी शिफ्ट है दिल्ली पुलिस 2023 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति 9 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आंशिक रूप से पैदल और आंशिक रूप से साइकिल से तय करने का निश्चय करता है। यदि उसकी पैदल चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसके द्वारा पैदल तय की गई दूरी क्या होगी। ठीक है, निकाल देते हैं भाई। इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे। इसमें आपका जो उसकी एवरेज चाल होगी वो कितनी होगी, 10। भाई 90 किलोमीटर 9 घंटे में गया तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 9 दहम 90। और आंशिक रूप से जो पैदल गया वो 9 है, और जो साइकिल से गया है वो कितना है, 18। डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेंगे तो हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो जब डिफरेंस लेंगे तो जो नीचे एलिगेशन में ये होता है, जो अंश में नहीं हो, अंश का वैल्यू नहीं निकलता है, जो हर में होता है उसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या है, हमने स्पीड का एलिगेशन लगाया है। ठीक है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अंश अंश में क्या है, दूरी, और हर में क्या है, समय। तो किसका अनुपात निकलेगा, तो समय का अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो 18 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा, 8। और 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। यानी कि इसका जो रेशियो आ जाएगा 8:1 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई। अब ये जो टाइम निकला है, ये निकला है आपका पैदल का 8 और 18 का 1। ये लेकिन रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, उसे टोटल टाइम कितना लगा पैदल और साइकिल में, 9। एक्चुअल में कितना लगा, 9। भाई 9 घंटे में 90 किलोमीटर चला है वो, तो ये 9 बराबर 9 हो जाएगा, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो 9 की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे चला तो कितने किलोमीटर चला होगा, 72 किलोमीटर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एलिगेशन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। n के किस मान के लिए 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n और 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य होंगे। तो इसके बाई ऑप्शन करेंगे। तो बाई ऑप्शन करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। अब छोटे से बड़े की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि छोटी वैल्यूज हमको याद भी है, आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगी और उनके ऊपर हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बाई चांस अगर छोटी वैल्यूज पे है आपका जो मान है वो निकल आता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 के साथ। ठीक है चलिए 2 की मान हम रखेंगे n की जगह पे। ठीक है, तो 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, 9। माइनस 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, जो कि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। अगर यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 की घात 2 यानी कि 9, और 2 की घात 2 यानी कि 4, 9 4 13, यानी कि ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो भाई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी, जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं सेट कर देता हूँ। हाँ हो गया। एक आदमी चीनी की खपत में 44.44 की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी के मूल्य में p% की कमी हो जाती है। तो p का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, ज्ञात कर देते हैं भाई। यहाँ पे 44 का मान निकालना बहुत जरूरी। 44 का मान कैसे निकलेगा, ये आपको याद होगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11.11%।
इसकी वैल्यू होती है 1/9। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 44 सही, सॉरी 44.44% इसका 4 गुना नहीं है, तो ये वैल्यू भी इसकी 4 गुनी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 4/9। यानी कि उसने अपना कंजम्पशन बढ़ाया है, किसे, उसने 9 से 4 बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 9 से 4 बढ़ा के 13 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उसके रेट का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 13 से 9। मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि जब भी आपका जो खर्च है वो स्थिर रहता है, यानी कि व्यय जो है, यानी कि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहता है 1:1 में, तो आपका कंजप्शन का जो रेशियो है उसका जस्ट अपोजिट रेट या फिर प्राइस का रेशियो हो जाता है। तो इसका रेट कितना कम हुआ है, तो देखो कि 4 कम हुआ है, कितने पे, 13 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400 बटे में 13। ठीक है, 13 तिया 39। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे 1, तो भाग तो जाएगा नहीं 10 में, तो 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक व्यक्ति की आय 45,000 है, यदि उसकी आय में 45% की वृद्धि होती है तो नई मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं भाई। 45,000 है, 25% बढ़ गई 45,000। ठीक है, 25% बढ़ गई तो कितनी हो गई 125। ठीक है, 125 बटे 100, 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा, और ये कितनी बार कट जाएगा भाई, नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना, दिक्कत तो हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये होगा 450, और 450 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 का आधा 225। ठीक है, 225 और 3 जीरो। ठीक है, कितनी, 3 जीरो बटे 4, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, कितना बचेगा 2, 4 छंग 24, और 56 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी अपने आधे कपड़ों को 30% के लाभ पे बेचता है, शेष के आधे कपड़ों को 20% की हानि पर बेचता है, और शेष कपड़ों को वह क्रय मूल्य पर बेचता है, तो कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आधे कपड़े और उसके बाद फिर आधे कपड़े और फिर शेष कपड़े, तो हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 4 का पहला आधा हिस्सा कितना हो जाएगा 2, दूसरा आधा हिस्सा बचे हुए का तो 2 निकल गया, 2 बचा, 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, और शेष कितना बच जाएगा 1। तो यानी ये इस रेशियो में अपने कपड़ों को बेचता है। ठीक है, समझ में आया, हमने सिंपली एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया अभी। ठीक है, आधे कपड़ों को 30% के लाभ पे, शेष आधे कपड़ों को 20% की हानि पर, और शेष कपड़ों को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो कुल लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, 2 कपड़ों को बेचता है वो 30% के लाभ पे। ठीक है, 30% के लाभ पे, एक कपड़े को बेचता है 20% की हानि पे, यानी कि -20। ठीक, और एक को वो 0 के लाभ पे और 0 की हानि पे बेचता है, यानी कि कुछ भी नहीं मिलता उसमें, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो एक को बेचा 30% के लाभ पे, 2 पे कितना लाभ 60। भाई एक पे आपको 30 रुपए मिले, आपने बेचे 2 सेम रेट पे, तो आपको कितना मिलेगा 60, तो ये 60% हो गया। माइनस एक को बेचा 20% की हानि पे, तो ये कितना हो जाएगा 20। अगर 2 को बेचा होता तो 40 हो जाता, तो यहाँ पे कितना आएगा 40। ठीक है, 40 का लाभ कितने पे,
टोटल 4 पे, 4 से काटेंगे 10 बार, 10% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% की हानि भी दे रखी है भाई, मैं उसी को क्लिक करने जा रहा था, लेकिन मेरी तरह आप भी देख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 0.023 2.92 अपॉन 0.7 0.0365 इंटू 2.9 का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे है 0.0203 इंटू 2.92, ठीक है, अपॉन 0.9 इंटू 0.0365 इंटू 2.9, ठीक है। तो दशमलव के बाद देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, और 4 तो 6, ऊपर कितनी है 6, नीचे कितने हैं 1, और 4 1 5, 5 1 6, नीचे भी 6, तो 6 से 6 दशमलव कट जाएंगे, तो सारे दशमलव हट जाएंगे भाई साहब, कोई दशमलव का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये मुझे 7 से कटता हुआ दिख रहा है, 203 आपका 7 से डिविजिबल है, तो 7 से काटेंगे इसको, 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ पे बच जाएगा 6, और 7 9 63, 29 से 29 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 292, 9 9 4 13 नहीं कटेगा भाई, तो और सारे ऑप्शन जो है आपके पॉइंट में है, ठीक है, तो यानी पॉइंट तो लगेगा, पॉइंट तो लगेगा भाई साहब, ठीक है। और पॉइंट के बाद, सॉरी मैंने जीरो क्यों लगा दिया यार, जीरो नहीं होगा, पॉइंट लगेगा तो यहाँ जीरो बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ है 5, ध्यान से देखना, यहाँ है 5 और यहाँ है 0, तो जब तक कोई सम संख्या का मल्टीपल नहीं होगा 5 के साथ में, तब तक 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 0.8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूमिका ने 8000 जमा किए, 8% साधारण ब्याज दर पर उसे 3 वर्ष बाद 9200 रुपए प्राप्त हुए। यदि दर 2% अधिक होती, यानी कि R प्लस 2% होती, तो उसे कितनी राशि प्राप्त होती। चलिए ठीक है भाई, पहले हम R निकाल लेते हैं। R निकालने के लिए यहाँ पे हमें देखेंगे, तो यहाँ पे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 1200 का, 1200 का ब्याज कितने पे 8000 पे, R हमें ज्ञात करना है और 3 वर्ष में हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये जीरो कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में, यानी कि 5% आपकी आर है, 5% आर है आपका, 8000 रुपए ब्याज है, 8000 रुपए मूलधन है, सॉरी, और आर पर प्लस 2% हो जाएगा, यानी कि 7% हो जाएगा, ठीक है, 7% हो जाएगा। 7% में कितने वर्ष का 3 वर्ष का, बटे में कितना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 बटी 56 यानी कितना 560, गुड़े कितना 3, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 छंग 18 8, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 पचे 15 और एक 16, सॉरी मैं एक भूल गया था, ठीक है। तो चलिए 1680 रुपए आपका ब्याज है, 8000 रुपए आपका मूलधन है, तो आपका कितना आ जाएगा 9600 रुपए करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 9680 आपका
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 15%, 10%, 8% की तीन क्रमिक छूटें के परसेंट एकल छूट के बराबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 और 10 25, 25 8 33, 33 से तो कम होगा भाई, तो एक ऑप्शन 29 भी है और एक ऑप्शन आपका 30 भी है। 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। अब ये भी नहीं कर सकते भाई कि तीनों का यूनिट डिजिट भी इसने सेम दे रखा है। तो जब भी आपके सामने छोटी वैल्यू हो, 15%, 20%, 25%, ऐसी वैल्यू हो, ठीक है। छोटी का मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई बहुत छोटी, यानी कि 4%, 5% ऐसी छूट ना हो और आपके सामने हो 10 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, 10 से बड़ी वैल्यू का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे 9 सही, ठीक है, 1/9 यानी कि 11 सही 1/9 की वैल्यू हो गई, 9 सही 1/11 की वैल्यू हो गई, 10% हो गया। ठीक है, आपका 15% हो गया, 20% हो गया, 25% हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में छोटी वैल्यू आती है। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या आती है, छोटी वैल्यू आती है। 33 सही 1/3 हो गया, 66 सही 2/3 हो गया, तो इन सब में छोटी वैल्यूज आती है नीचे, तो इस वजह से इसको रेशियो मेथड से कहते हैं। तो 15 को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/20, यानी कि 20 का समान जो हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं 3 की छूट पे, यानी कि 17 में। 10% को जब बदलेंगे तो 10 का समान हम कितने में लेके आए, 9 में। और 8% को बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/25, यानी 25 का समान हम लेके आए कितने में, 23 में। ठीक है, तो इसको सबको गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 दून 50 और डबल जीरो, यानी कि 5000। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, 17 तिया 51 की एक हासिल है 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39। अब इसमें 9 के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 एक 9, कितना बचेगा, 9 9 81 की एक हासिल है 8, 9 त्रिक 27, 27 और 3 और इधर 5, तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। चलिए, हमको छूट टोटल कितने की मिली, तो एक, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ठीक है, सॉरी 8, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1, यानी कि हमें 1481 की टोटल छूट मिली है, कितने पे, 5000 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये लग जाएगा 1 ठीक है, 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 10 और बचेगा कितना, 4, 5 9 45, 29, एक ही ऑप्शन है 29.62। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 8427 है, तो इन संख्याओं का मासापा इतना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई मासापा है तो संख्या क्या रही होगी, संख्या रही होगी आपका, मान लेते हैं ए और बी, उनमें रहा होगा 53 भी। ठीक है, 53 भी रहा होगा आपका, तो 53 का अगर हम मल्टीपल चेक कर ले भाई, तो 53 का मल्टीपल एक ही है ऑप्शन में। ठीक है, हमें दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, 179 नहीं कटेगा, 119 नहीं कटेगा, 119 109 नहीं कटेगा, 159 जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है ए और बी के मासिक आय का अनुपात 3:4 है, उनका मासिक व्यय 2:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ने 6,000 रुपए बचाए तो बी का मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, 3:4 में उनकी आय है, 2:3 में उनकी व्यय है, और 6,000 रुपए वो लोग बचाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा ऊपर का डिफरेंस बराबर नीचे का डिफरेंस है ना, 3 त्रिक का 9, 2 चौका 8, ऊपर का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1,
2 छंग 12, 3 छंग 18, नीचे का डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। तो 1 बराबर 6000 के है, तो जिससे पूछ रहा है उसका बता दो भाई। तो हमसे पूछ रहा बी की आई होगी 4। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लगता है तो आपका नीचे की वैल्यूज नहीं निकलती हैं, ठीक है भाई। नीचे की वैल्यूज नहीं निकलती, हमेशा ऊपर की वैल्यूज ही निकलती हैं। ऊपर का जो रेशियो होगा वही निकलेगा, उसके अलावा और कोई नहीं निकलेगा, ठीक है भाई। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। तो बी की कितनी हो जाएगी आय 24,000, 6 चौक 24, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? चलो, कह रहा है पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 420 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार 60 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार है 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले त्रिभुज की ऊंचाई और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात बताओ। चलो भाई बता देते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो आधार और ऊंचाई के पदों में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो हम जब इसका रेशियो लेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा कितना A1 अनुपात H1 इंटू H1, और इसका लेंगे A2 इंटू H2, और इस कितना है, तो ये है आपका 420/1500, ठीक है। इसकी हम वैल्यू रख देते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, तो ये हो जाएगी 60 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। तो 60 गुणे में H1 अपॉन, ठीक है, 7.5 इंटू में H2, ठीक है। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 बढ़ेगा, ठीक है। 15 5 75, 15 51 15, ठीक है। 5 से काटेंगे 20 बार, ठीक है। ये कट जाएगा 6 51 6, 6 सते 42, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 700/200 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा वैल्यू दे रखा है। राधा और समा किसी कार्य को 36,000 में पूरा करने का ठेका लेती हैं। राधा इसे 20 दिनों में पूरा कर सकती है, समा इसे 60 दिनों में पूरा कर सकती है। रमा की सहायता से उन्होंने कार्य को 10 दिन में पूरा कर दिया। तो रमा के योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं भाई। तो राधा, रमा और समा तीनों का जो रेशियो मिलेगा ना, वो उनकी एफिशिएंसी के आधार पे मिलेगा, कौन कितना काम करता है भाई, ठीक है। तो राधा कर सकती है कितना, राधा कर सकती है 20 दिनों में। समा कितने दिनों में कर सकती है, समा कर सकती है 60 दिनों में। राधा प्लस रमा प्लस समा कितने दिनों में कर देती है, इसे 10 दिनों में कर देती है। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60। ये करेगा 3 काम, ये करेगा 1 काम, और ये तीनों मिलके करेंगी 6 काम। ये दोनों कर रही है कितना 4, तो रमा कितना कर रही होगी 2। इसमें कोई दिक्कत? तो राधा रेशियो समा, रेशियो जो रमा आएगा वो आएगा 3:1:2, ठीक है। और ये कितना है 36,000। तो इसकी वैल्यू कितनी है रेशियो में, रेशियो में इसकी वैल्यू है 6, 6 बराबर 36 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 6,000 के। तो हमसे क्या पूछा है, रमा का भुगतान, तो 6 दूनी 12,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 10 पदों का औसत 50 है, 10 पदों का औसत 50 है। प्रथम 5 पदों का औसत 45 है, तो शेष 5 पदों का औसत क्या होगा, बता देते हैं भाई। 10 का औसत है कितना 50, प्रथम 5 का औसत है कितना 45, तो ये कितना कम है, ये कम है भैया 5,
तो अगले जो 5 होंगे उनको ज्यादा होना पड़ेगा, तभी ये रेशियो बैलेंस होगा। तो अगले जो 5 होंगे वो 50 से ज्यादा होंगे। कितना? ये लोग 5 कम है 1, तो 5 लोग कितने कम होंगे? 25। और ये अपना 5 लोग बांट लेंगे। ठीक है, 5 लोग बांटेंगे, 5 से 5 कट जाएगा और ये आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा? 55 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4000 का ऋण 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए लेता है। पहले और दूसरे वर्ष प्रत्येक में उसने 2000 रुपए चुकाए। अपना समस्त ऋण चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में राशि देनी होगी। अच्छा, तो देखिए इसमें जो कंसेप्ट लगता है, जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो वो क्या होगा? तो वो होगा आपका जो अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है, उस पे आपका ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसीलिए जो अमाउंट बचा हुआ है, यानी कि आप अगर उसको नहीं देंगे कुछ भी, तो वो ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ा देगा। क्या करेगा? वो ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ा देगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले वो 4000 है, 4000 पे 8% का ब्याज लगेगा, यानी कि वो कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, जीरो, 4 8 32, 2, 4 0 0, 3, 4 1 9 4। इतना उसका अमाउंट बनेगा पहले साल का। लेकिन पहले साल वो गया, उसने 2000 रुपए चुका दिए, तो कितना बचा? 0, 2, 3 और 2, ये बचा उसके पास। ठीक है, अब इस पे ब्याज लगेगा 8% का दूसरे वर्ष। हम क्या करते हैं, 8% निकाल के इसमें जोड़ देंगे। ये कितना है? जहां तक हो सके कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश किया करो। अब यहाँ पे 108 का गुणा करने जबरदस्ती बैठोगे तो क्या होगा? टाइम ही वेस्ट होगा। तो 8% निकाल देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 8 दून 16, पॉइंट तो लगेगा, 8 तिरिक 24, 24 1 25 की 5, 8 दून 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। ये इसका अगले वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अगले वर्ष का क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6.5, 8 2 10 के 0, हासिल 1, 3 1 4 1 5, और ये कितना आ जाएगा? 2। इसमें उसने फिर से 2000 रुपए दे दिए, 2000 फिर से दे दिए, तो उसके पास बचा कितना? 505.6। ठीक है, अब ये तीसरे वर्ष है और तीसरे वर्ष उसको चुकाना है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? ठीक है, 500 के करीब है, लगभग 500 के आसपास ही होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, हम 505.6 की जगह पे अगर ट्राई करते हैं एक बार, भाई नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 500 का निकालते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, 500 का 8% कितना आएगा? अच्छा हाँ, चलो ट्राई करते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, 500 का 8% कितना आएगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, कितना बचेगा? 5 8 40, यानी कि 540। और 540 के करीब में कोई होगा, क्योंकि ये संख्या तो ज्यादा थी ना, 505.6 थी, तो ये संख्या ज्यादा थी, तो आंसर भी थोड़ा ज्यादा आएगा। और थोड़ा ज्यादा आएगा तो भैया इतना भी ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये ऐसे ही किए जाते हैं भाई। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है, ध्यान देना, अर्धगोला लिखा हुआ है। अर्धगोले को पिघलाया जाता है और 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में पुनः डाला जाता है। मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था कि जब भी एक शेप कोई होती है जो कि दूसरे शेप में ढाली जाती है,
तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, आयतन चेंज नहीं होता। अर्धगोले का क्षेत्रफल अर्धगोले का आयतन कितना होता है? वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बराबर है 1/3 शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। ये कितना है? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ठीक है। आर क्यूब हो गया। ये कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर, और ये कितना है? 72, 72। एक 9 से कट जाएगा, 9 8 72, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? ठीक तो है, 72 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ये हमने 2 मिस कर दिया है भाई, ये 2 तो बचा हुआ है अभी। 2 चौका 8, ठीक है। तो ये डबल 9 है, तो 9 9 81, और ये 4 इधर आ जाएगा। आर स्क्वायर बराबर ये है, तो 81 का क्या बाहर आ जाएगा? 9, और 4 का क्या बाहर आ जाएगा? 2। 2 चौका 8, और 4 से एक ही ऑप्शन है, हमने 2 मिस कर दिया था भाई। वही मैं सोच रहा था कि ये 8 का √2 आएगा, तो ये ऑप्शन तो पूरे फ्रैक्शन में दे रखे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे कल मिलेंगे। 45 क्वेश्चन हो गए क्या? अच्छा, हो गए 15 क्वेश्चन, ठीक है। मैं भूल गया था भाई। ये आपके आंसर की है भाई। कोई क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। बाकी ऐसे और भी प्रैक्टिस सेट, और आपका तो अब चैप्टर वाइज भी चालू हो गया है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एनबीए एजुकेशन, ठीक है। अरे मुझे ध्यान नहीं था भाई, पढ़ाते पढ़ाते इतना खो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इतना मत बोला करो। चलो अभी विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल एनबीए एजुकेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।